बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT अकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 जो कि है नेटवर्क मॉडल, मेक इट हायरार्किकल एंड मॉड्यूलर। ये हमारे जो है वो CCDA के स्टूडेंट हैं जो इन दोनों टर्म्स को देख के इस वक्त परेशान हो गए हैं, डर गए हैं। लेकिन आपको यकीन दिलाऊं कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर के एंड तक जो है आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हैप्पी कर सकूं, आपको पूरी तरह से समझा सकूं कि ये हायरार्किकल मॉडल और मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो नेटवर्क मॉडल में कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सिस्को का रिकमेंडेड हायरार्किकल मॉडल है वो क्या है। हायरार्किकल मॉडल जो है उसमें 3 लेयर्स हैं: एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। अब अपनी आने वाली स्लाइड्स में हम इन तीनों लेयर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इन तीनों लेयर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये तीनों लेयर आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होती हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो हायरार्किकल मॉडल है ये ज़रूरी क्यों है। हायरार्किकल मॉडल को समझाने के लिए मैं जो मिसाल दूंगा वो ये होगी कि हम जब एक घर की तामीर करते हैं तो सबसे पहले उस घर की तामीर के लिए हम क्या करते हैं, हमें उसकी बेसमेंट तैयार करनी है। ये हमारे पास होगी घर की जो है वो बेसमेंट। फिर बेसमेंट तैयार होने के बाद हम उसकी दीवारें तैयार करते हैं। दीवारों के साथ ही उसके जो पिलर्स होते हैं वो तैयार होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसकी छत तैयार होती है। तो ये एक हायरार्किकल मॉडल है एक घर तैयार करने के लिए कि सबसे पहले बेसमेंट तैयार होगी, बेसमेंट के बाद वॉल तैयार होगी, वॉल के बाद जो है उसकी छत बनेगी। अब इसी हायरार्की को फॉलो करके हम एक घर की तामीर करते हैं। आप हम ये नहीं करेंगे पहले छत बनाएंगे और फिर दीवारें और फिर बेसमेंट। हम इसी चीज को, इसी हायरार्की को फॉलो करेंगे। फिर जब ये चीजें हमारे पास एक घर पूरा जो है वो तामीर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। लाइक इसके बाद घर की तामीर के बाद हम जो है वो इसमें खिड़कियां इंस्टॉल करेंगे, इसमें दरवाजे इंस्टॉल करेंगे, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है वो इंस्टॉल होगी, इसमें वाटर की पाइपिंग इंस्टॉल होगी, इसमें गैस की पाइपिंग इंस्टॉल होगी। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स और ये हायरार्किकल मॉडल मिलकर एक पूरा जो है वो घर बनता है। बिल्कुल इसी तरह से जो एक नेटवर्क की डिजाइनिंग होती है वो एक हायरार्किकल मॉडल के जरिए की जाती है और फिर इस हायरार्किकल मॉडल की डिजाइनिंग के बाद उसमें जो है वो पूरे डिफरेंट जो है वो किस्म के मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए जाते हैं उसकी नेटवर्क डिजाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हायरार्किकल मॉडल के जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है स्केलेबिलिटी। हम जो भी नेटवर्क डिजाइन करेंगे वो इजीली स्केलेबल होगा हायरार्किकल अप्रोच की वजह से। हमें जो है फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज की जगह उसमें रखनी पड़ेगी, फ्यूचर में आने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी जगह रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो कंपनी में 20 नए लोग आ रहे हैं और हमें उनकी सिर्फ 20 लोगों की वजह से एक नया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाना पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा, हमारा नेटवर्क इजीली स्केलेबल होगा। सेकंड नंबर पर हायरार्किकल मॉडल का बेनिफिट है रिडंडेंसी। तो अगर हम अपने हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सेस स्विच है उसके दो अपलिंक्स हैं दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के साथ। हर एक्सेस स्विच के अपलिंक्स हैं दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के साथ। इसी तरह से हमारे पास जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हैं उसके दो अपलिंक्स हैं दो डिफरेंट कोर स्विचेस के साथ। तो हमारे नेटवर्क मॉडल में रिडंडेंसी जो है वो बहुत हाई है कि अगर किसी भी वजह से जो है वो एक लेन जो है एक केबल एक डिवाइस वो किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो वो दूसरे लिंक की तरफ ट्रैफिक जो है हमारी फ्लो कर सके। नंबर 3 पर है हमारे पास परफॉर्मेंस। तो जब हमारे पास हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी होगी, हमारी जो डिवाइसेस हैं वो उस नेटवर्क की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होंगी, तो हमारा जो नेटवर्क है वो हाईली परफॉर्म्ड नेटवर्क होगा। नंबर 4 है हमारे पास मैनेजेबिलिटी। तो हायरार्किकल मॉडल की अप्रोच से हम अपने नेटवर्क को बहुत इजीली बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से
कि अगर हमारा ये एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो है वो ख़राब हो जाता है फॉर एनी रीज़न, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे ऊपर एक्सेस लेयर स्विच के जो अपलिंक्स हैं वो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ कर देंगे। हमारे नेटवर्क में जो है वो आउटेज का जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाएगी और हमें पता होगा कि उस एक डिस्ट्रीब्यूशन लिंक के ख़राब होने की वजह से जो आउटेज है वो कौन कौन से लिंक पर आ रही है और हम उसे इजीली जो है वो रिस्टोर कर पाएंगे। नंबर 5, इजी समराइजेशन पॉइंट्स। अब हायरार्किकल मॉडल में हम समराइजेशन को डेफिनेटली यूज करेंगे। अब समराइजेशन क्या होती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। राउट समराइजेशन की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दूंगा। लेट्स से कि यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे गेट कीपर बैठा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का गेट है और यहाँ पे जो है वो गेट कीपर बैठा हुआ है। अब उस यूनिवर्सिटी में लेट्स से हमारे पास जो है वो 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब वो 1000 स्टूडेंट जो है वो सारे एक ही क्लास में नहीं है। उसमें से हो सकता है कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी कंप्यूटर्स में कर रहे हो, उसमें से 200 स्टूडेंट्स बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हो, 200 स्टूडेंट्स बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हो, 400 स्टूडेंट्स बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हो। ये कितने हो गए हमारे पास? 4 5 6 7 8 9 100 रह गए। तो 100 जी, वो बेचारे जो हैं वो साइंस में कोई इतना शौक नहीं रखते, वो आर्ट्स पढ़ रहे हैं। अब लेट्स से कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि इन सब ग्रेजुएशन की क्लासेस को एक यूनिक आईडी जो है वो एलोकेट की है। इनको उसने कहा कि एक कैटेगरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बी कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सी कैटेगरी, केमिकल इंजीनियरिंग डी कैटेगरी और आर्ट्स जो है वो कैटेगरी ई में उसके जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब बजाय इसके कि गेट कीपर को हर बच्चे का नाम, हर बच्चे की क्लास जो है वो दी जाए, गेट कीपर को पता है कि भाई यूनिवर्सिटी में कैटेगरी ए के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी बी के स्टूडेंट, सी, डी और ई के स्टूडेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ। कैटेगरी ए का जो कैंपस है वो कहाँ पर है, कैटेगरी बी का कैंपस कहाँ पर है, कैटेगरी सी का कैंपस कहाँ पर है, कैटेगरी डी का कैंपस कहाँ पर है और कैटेगरी ई का कैंपस कहाँ पर है। अब आप फर्ज करो आपका जो है वो भाई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है। आप यहाँ पे आए, आपने गेट कीपर को बोला कि यार मैंने अपने भाई को मिलना है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है। अब गेट कीपर को के पास एक चार्ट है, उसको पता है कि यार जो हमारे पास सी कैटेगरी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो गेट कीपर बजाय इसके को पूरी लिस्ट देके वो आपको फौरन ही ये देख के बता देगा कि भाई आप इस तरह करो, आप यहाँ से वो पूरी डायरेक्शन आपको बता देगा कि भाई आप फलां कैंपस में चले जाओ, वो जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैंपस है। आप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंपस में आ गए। यहाँ एक और गेट कीपर खड़ा है, लेकिन ये जो गेट कीपर है ये कैटेगरी सी का जो कैंपस है सिर्फ उसका गेट कीपर है। अब इसको पता है कि भाई कौन सा स्टूडेंट जो है वो कहाँ पर पढ़ता है, कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है। क्योंकि इस गेट कीपर के पास इन 200 लोगों की लिस्ट है कि वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लास में है और कौन कौन सी जगह पर बैठते हैं, उनका रोल नंबर, वो सारी लिस्ट इसके पास है। आप जब यहाँ पर आते हो, इसको बताते हो कि भाई मैं अपने भाई कामरान से मिलना चाह रहा हूँ,
और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास 200 लोगों की लिस्ट है, ये उस पूरी लिस्ट में देखेगा कि भाई जो कामरान है वो कौन सी क्लास में है और कहाँ बैठता है। ये फिर आपको वहाँ से देखकर आपको वहाँ फॉरवर्ड कर देगा कि भाई आप जो है वो फलां कमरे में चले जाओ और वहाँ पे चौथे नंबर की जो सीट है वहाँ पे कामरान साहब बैठे हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट समराइजेशन इज। यहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने समराइजेशन करके मेन गेट कीपर को कैटेगरीज बताई, उनको मेन गेट कीपर को पूरे का पूरा जो है वो स्टूडेंट की लिस्ट नहीं दे दी, ताकि उसका टाइम जो है वो सेव हो सके, कि जब भी कोई किसी बंदे से मिलने आए उसको पता हो, वो एक छोटा सा चार्ट दे के बताया कि हाँ भी उसे अपनी सही जगह पे डायरेक्ट कर दे। तो यूनिवर्सिटी ने इस गेट कीपर को एक समरी दी, इस गेट कीपर ने उस जो मिलने वाला बंदा था उसको डायरेक्शन दी कि भाई गेट कीपर सी के पास चले जाओ। गेट कीपर सी ने अपने चार्ट में देखा और आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया, और आप जो है यहाँ पे कामरान के साथ जो है वो मिलके गप्पे शप्पे लगा रहे। समराइजेशन नेटवर्क में भी बिल्कुल इसी तरह ही होती है। लेट्स से नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कहें कि हमारे पास लेट्स से कि ये एक एरिया है, OSPF का एरिया 0, उसके साथ दो एरियाज अटैच हैं, एरिया 1, एरिया 2। अब ये जो एरिया 0 है ये बैकबोन एरिया है, इसको एरिया 2 के सारे राउट्स के बारे में पता होगा, एरिया 1 के सारे राउट्स के बारे में पता होगा। यहाँ पे जो इनको जोड़ने वाला राउटर है ABR, वो अटैच होगा। अब ABR जो है वो क्या करेगा कि हम रादर देन ये करें कि हो सकता है हमारे पास एरिया 1 में 20, 30, 25, 40 राउटर्स हों, कितने सारे नेटवर्क्स हों, हम वो सारे के सारे एरिया 0 में एडवर्टाइज नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन सारे नेटवर्क्स को मिला के उसका एक समरी एड्रेस बनाएंगे, और वो एक समरी एड्रेस जो है वो एरिया 0 को बताएंगे, वो एक एरिया 0 में एडवर्टाइज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो एरिया 1 है उसमें ये नेटवर्क्स हैं 10.1.0.0/24, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24। अब हमने इन चारों एड्रेसेस को समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे कोई डिटेल में सबनेटिंग नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको सबनेटिंग पढ़नी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उर्दू IT अकेडमी का की जो है वो ICND 1 का लेक्चर नंबर 11, 12 और 13 फॉलो करें अगर आपको सबनेटिंग को समझना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक समराइजेशन करने का जो तरीका है वो रिपीट कर रहा हूँ, कि ताकि अगर आपको आप में से कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा बहुत भूल गया है तो वो थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो हम इन चार नेटवर्क्स को जो है वो समराइज करेंगे। अब इसका हमें /24 का जो सबनेट मास्क है उससे अगर हम बाइनरी में डिफाइन करें, बिट्स में डिफाइन करें, तो वो होगा 255.255.255.0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो कॉमन ऑक्टेट्स हैं वो निकाल देंगे, वो साइड पे कर देंगे। तो हमें इन सारे नेटवर्क्स में पता है कि 10 का जो ऑक्टेट है वो सब में कॉमन है, उसके बाद 1 का ऑक्टेट वो सब में कॉमन है। मैं ये जितने बार नेटवर्क है उतनी बार ही लिखूंगा, 10.1, 10.1, 10.1 और 10.1। हमें जो समराइज करना है वो एक्चुअल में ये ऑक्टेट करना है, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं इस थर्ड ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो 0 को बाइनरी में मैं कन्वर्ट करके लिखा ये .0, क्योंकि वो सेम है तो मैं उसे उसी तरह लिखूंगा। उसके बाद 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, सॉरी,
1.0 0 0 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 सॉरी 0 1 0 0 0 0 0 0 और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 1.0। अब हमने ये कन्वर्जन कर ली थर्ड ऑक्टेट की। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसमें से जो कॉमन बिट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास ये जो बिट्स हैं वो कॉमन है और ये दो बिट्स वो अनकॉमन है। अब अगर हम अपना बाइनरी का टेबल अगर लिखें 1 2 4 8 16 32 64 128 और हम इन बिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करें अपने इस बाइनरी के टेबल में, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितने बिट्स कॉमन है 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 बिट्स को ऑन करेंगे 6 और जो दो अनकॉमन बिट्स हैं उनको ऑफ करेंगे। अब हमने ये देखा कि ये जो 8 बिट्स हैं ये सेम है, उसके बाद ये 8 बिट्स सेम है और ये जो 6 बिट्स हैं वो सेम है। तो इसका सबनेट मास्क देखने के लिए हम इन सबको जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबनेट मास्क। तो ये बनेगा 8 + 8 16 16 + 6 22। तो अब ये जो हमारा सबनेट मास्क जो समराइज नेटवर्क का होगा वो होगा 22 बजाय। तो अगर हम इन 6 बिट्स को ऐड करें तो वो बनता है 252। तो हमारी सबनेट मास्क की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सेम है तो ये होगा 255 डॉट, ये सेम है 8 बिट्स हैं 255। यहाँ पे 6 बिट्स ऑन है तो 6 बिट्स को जमा करने से क्या बना 252 सॉरी ये डॉट है डॉट 0। तो हम अपनी कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि एरिया 1 में अगर हमारे पास ये 4 नेटवर्क हों तो उसको हम समराइज करने के लिए वो हमारे पास आएगा। हम इसका जो है सबसे पहले वाला नेटवर्क लेंगे 10.1.0.0 स्लैश हमारे पास क्या आया था 22 और इसको सबनेट मास्क में रिप्रेजेंट करने के लिए 255.255.252.0 ये एड्रेस हम एरिया 0 में एडवर्टाइज करेंगे। ये भी एक बेनिफिट है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल का कि हम जितने भी हमारे पास जो भी एक्सेस लेयर में तो हम नॉर्मली राउटिंग नहीं यूज़ कर रहे होते, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो भी हमारे पास जितने भी नेटवर्क होंगे हम उसको एडवर्टाइज करेंगे, उनको समराइज करके हम कोर लेयर में एडवर्टाइज करेंगे इसी तरह। अब देखते हैं सबसे पहले हम एक्सेस लेयर को। एक्सेस लेयर में हमारे पास सबसे पहले होगी हाई अवेलेबिलिटी। तो हमने जैसे देखा कि हमारा हर एक जो एक्सेस लेयर का स्विच है वो ड्यूल अपलिंक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ, दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी है। हम हाई अवेलेबिलिटी कहाँ नहीं दे सकते, हम हाई अवेलेबिलिटी यहाँ क्लाइंट साइड पे नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट साइड जो है उसमें एक ही ईथरनेट कनेक्शन होता है, तो उसमें उसका एक ही कनेक्शन जो है अपलिंक जो है वो एक्सेस लेयर स्विच के साथ जा रहा होता है। लेकिन क्योंकि एक्सेस लेयर स्विच में बहुत सी पोर्ट्स होती हैं इसलिए हम वो पोर्ट जो है यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ अपलिंक्स में रिडंडेंसी देने के लिए। देन वी हैव स्पैनिक ट्री इन आवर एक्सेस लेयर। फिर उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं एक्सेस लेयर में। We will have VLANs on our access switches, vehicles, VLAN access control lists. We will also have power over Ethernet technology on access layers switches. पावर और ईथरनेट इसलिए कि हमारे पास जो होंगे वॉइस ओवर आईपी टेलीफोन्स और डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स, अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में वायरलेस लैन जो है वो भी इन्वॉल्व है तो उनको पावर देने के लिए हमारे पास पावर ओवर ईथरनेट की टेक्नोलॉजी एक्सेस लेयर में होगी। उसके बाद
access control and policies we will have on access layer, and then finally we have quality of service on access layer. now हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत सी जगह पर क्वालिटी ऑफ सर्विस का जिक्र किया। आई एम श्योर आप में से बहुत से स्टूडेंट जो क्वालिटी ऑफ सर्विस से इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वालिटी ऑफ सर्विस बार बार हर लेक्चर में तकरीबन आ रही है, तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या चीज़ है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इट्सल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट अगर हम इस पर बात करना चाहें तो वी कैन हैव अबाउट 15 to 20 लेक्चर्स सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस पर। लेकिन एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या चीज़ है। क्वालिटी ऑफ सर्विस में देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस वी कैन टेक। सबसे पहले जो अप्रोच क्वालिटी ऑफ सर्विस में होती है वो होती है बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। यानी कि जो पैकेट नेटवर्क में पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो अगर नेटवर्क में किसी भी वजह से कंजेशन होती है तो जो भी नेटवर्क के पैकेट्स की एक क्यू होगी उसमें जो भी पैकेट सबसे पहले होगा, चाहे वो वॉइस का हो, चाहे वो डाटा का हो, चाहे वो हमारे पास TFTP का हो, चाहे वो हमारे पास FTP का हो, HTTP का हो, किसी भी चीज़ का जो पहले पैकेट होगा वो पहले जाएगा। हमारे पास हो सकता है कि जो ट्रैफिक हो उसमें ये एक बहुत बड़ा पैकेट जो है वो FTP का हो और उसके पीछे ये छोटा सा पैकेट बेचारा वॉइस का फंसा हुआ हो। बट अगर हम अपने नेटवर्क में बेस्ट एफर्ट यूज करते हैं तो ये वॉइस का पैकेट तब तक ट्रांसमिट नहीं होगा जब तक पूरे का पूरा ये FTP पैकेट ट्रांसमिट नहीं हो जाता। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस की अप्रोच है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। सॉरी, ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड सर्विसेज में क्या होता है कि वी विल यूज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, RSVP। लेट्स से कि हमारे पास एक वॉइस की ट्रैफिक आ रही है और वो वॉइस की ट्रैफिक नेटवर्क कैलकुलेट करता है कि भाई 20 किलोबिट का की बैंडविड्थ जो है वो यूज करती है, तो 20 किलोबिट के रिसोर्सेज जो है वो नेटवर्क में ये यूटिलाइज करेगी। तो RSVP क्या करता है, लेट्स से कि ये वॉइस की ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये RSVP क्या करेगा, ये हर डिवाइस पर जाएगा और उसको कहेगा कि भाई मेरे पास एक ट्रैफिक आ रही है, उसको 20 किलोबिट की जो बैंडविड्थ है वो रिजर्व करनी है, वो किसी को भी नहीं देनी है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को देनी है जिसके लिए मैं ये 20 किलो बैंडविड्थ जो है रिजर्व कर रहा हूँ। तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉइस की सर्विसेज हैं उनको हम ये प्रायोरिटी देते हैं, ताकि अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये FTP का पैकेट अगर यहाँ से जा रहा हो और नेटवर्क में कंजेशन आ जाए तो ये राउटर को पता हो कि भाई उसने 20 किलोबिट की जो बैंडविड्थ है वो वॉइस को वॉइस के लिए रिजर्व की हुई है, तो वो फौरन उससे पहले आ जाएगा और वो ट्रांसमिट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो अप्रोच हम लेते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस में वो है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। सर्विसेज अब डिफरेंशिएटेड सर्विसेज इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच वी यूज नाउअडेज। इसमें क्या होता है कि जो पैकेट है वो हॉप बाय हॉप डिफरेंट तरीकों से रिएक्ट करता है, डिफरेंट तरीकों से बिहेव करता है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले ट्रैफिक को क्लासीफाई करते हैं। हम डिवाइसेस को बताते हैं कि भी कौन सी ट्रैफिक के साथ क्या करना है। सबसे पहले उसको क्लासीफाई करते हैं कि भी फ्लान ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करो, फ्लान ट्रैफिक ट्रैफिक को बेशक तुम इग्नोर कर दो, अगर कंजेशन आती है बेशक उसको ड्रॉप कर दो, अगर वो सर्टन बैंडविड्थ से ज़्यादा जाती है उसको एक आप रिसोर्स दे सकते हो, अगर वो उस बैंडविड्थ से उस रिसोर्स से ज़्यादा जाती है आप उसे बता सकते हो कि भी या तो इसे ड्रॉप कर दो या अगले हॉप को बताओ कि भी अगर तुम्हारे पास कंजेशन ज़्यादा है तो इसे ड्रॉप कर दो। तो हॉप बाय हॉप
इसका डिसीजन होता है कि ट्रैफिक के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हम उसे क्लासिफाई करेंगे, फिर हम उसकी मार्किंग करेंगे, फिर इसमें और बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। हम ट्रैफिक को शेप कर सकते हैं, शेपिंग, पुलिसिंग कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं, then there is also something called link fragmentation interleaving LFI। तो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज में बहुत सी और चीज़ें आती हैं, और डिफरेंशिएटेड सर्विस में ट्रैफिक जो है वो हॉप बाय हॉप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। सो ये एक जनरल जो ओवरव्यू है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, वो हमने देखा। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर जो लेयर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम हो रहा होगा वो हो रहा होगा राउटिंग। हर किस्म की राउटिंग, आई मीन हम यहाँ पे अगर देखें कि अगर हमारे पास इस एक्सेस स्विच में VLAN 10 है और हमारे पास इस एक्सेस स्विच में VLAN 30 है, अगर VLAN 10 के किसी क्लाइंट ने VLAN 30 से बात करनी है तो वो ट्रैफिक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से होकर वो दूसरे एक्सेस लेयर स्विच पर जाएगी और फिर VLAN 30 के क्लाइंट पर जाएगी। तो राउटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में हम एक्सेस लिस्ट और फिल्टरिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन से सोर्स से अलाउ करना है, कौन सी पोर्ट नंबर से अलाउ करना है, कौन सी डेस्टिनेशन की तरफ अलाउ करना है, कौन सी पर्टिकुलर ट्रैफिक को डिनाई करना है, ये सब कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में मेंशन होता है। फिर हम अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोकॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में यूज़ करते हैं। वी कुड हैव इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसका छोटा सा जो नेटवर्क का पोर्शन है हो सकता है वो EIGRP यूज़ कर रहा उसका कुछ और नेटवर्क पोर्शन वो OSPF यूज़ कर रहा हो सकता है वो जो है वो RIP भी यूज़ कर रहे हो। तो इन सब में कनेक्टिविटी के लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सब प्रोटोकॉल को आपस में, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में होती है। उसके बाद स्पैनिंग ट्री डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में हम यूज़ करते हैं, एंड समराइजेशन अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास द कोर लेयर। कोर लेयर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय इस एक चीज़ के, स्पीड 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 एंड स्पीड। दैट्स द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन द कोर लेयर। क्योंकि कोर लेयर क्या कर रही होती है, बहुत से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को कनेक्ट कर रही होती है। अब अगर लेट्स से आपके पास ये जो है वो बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, ये बिल्डिंग 3 है। अब बिल्डिंग 1 की जो ट्रैफिक, अगर आपको कोई भी रिसोर्स कलेक्ट करने हो या आपको किसी भी क्लाइंट से बात करनी हो, from one client to another client, from building 1 to building 3, so it has to go from access layers to distribution layer and then to core layer, और फिर core layer से होके वो दोबारा distribution layer पे वापस आएगी और access layer पे जाएगी। तो ये इसीलिए हमारे पास core layer में सबसे जो important चीज़ होती है वो स्पीड 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 होती है, क्योंकि core layer और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही होती सिवाय इसके कि पैकेट्स एक तरफ से उठाया दूसरी तरफ दिया, एक इंटरफेस से पैकेट लिए हैं दूसरे इंटरफेस में जा रहे हैं। इसीलिए हमें कोर लेयर में हाई अवेलेबिलिटी भी चाहिए, इसीलिए हमारे पास हर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रिडंडेंटली कनेक्ट है कोर लेयर के साथ। कोर लेयर रिलायबल होना चाहिए, किसी किस्म की फिल्टरिंग कोर लेयर में नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस लेस, राउट मैप्स, कुछ किसी भी किस्म की जो फिल्टरिंग होती है अगर हम कोर लेयर में देते हैं तो दैट कैन रिड्यूस द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रैफिक। तो वो प्रोसेसिंग उसकी जो है वो स्लो कर देती है ट्रैफिक की, इसलिए फिल्टरिंग किसी भी किस्म की कोर में वो नहीं होती। फिर हम कॉज क्वालिटी ऑफ सर्विस को कोर में यूज करते हैं। और उसके बाद एक चीज है विच इज कॉल्ड 80-20 एंड 20-80 रूल। पहले के नेटवर्क्स में, आज से काफी अर्सा पहले हम जो
रूल यूज करते थे वो यूज करते थे 80-20। दैट मीन्स कि 80% ऑफ जो ट्रैफिक जो है वो लोकल रहती थी, लोकल टू द बिल्डिंग और लोकल टू द कैंपस, जिस तरह भी आप देख लें। और 20% जो ट्रैफिक होती थी वो बाहर ट्रेवल करती थी दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ, दूसरे कैंपसेस की तरफ, टू एक्सेस रिसोर्सेज। लेकिन आज जो हमारे पास नेटवर्क है वो 20-80 रूल पर काम करता है। मीन कि उसकी सिर्फ 20% ऑफ द ट्रैफिक जो होती है वो लोकली होती है, और 80% ऑफ द ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क से, उस लोकल कैंपस से बाहर जाती है। इसीलिए हमारे पास आज डेटा सेंटर्स है, हमारे पास वैन का मॉड्यूल है, डेटा सेंटर का मॉड्यूल है, इंटरनेट का मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल्स में ट्रैफिक जाने के लिए नेट उस ट्रैफिक को कोर से पास होना पड़ता है, उसको लोकली जो है लोकल कैंपस से बाहर जाना पड़ता है। तो 80% ऑफ द ट्रैफिक आज हमारे नेटवर्क में वो लोकल कैंपस से बाहर जाती है, और सिर्फ 20% उस कैंपस के लोकली होती है। Then another thing, a small organization can have distribution layer and core layer combined. Let's say कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ 40, 50, 60 एम्प्लॉयज की। अब सिर्फ 40, 50, 60 एम्प्लॉयज के लिए कोर लेयर के स्विच बाय करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। We can have distribution layer act as distribution and core both. तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर उसमें कंबाइन हो जाती हैं। एक्सेस लेयर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर पे ट्रैफिक भेजता है, और फिर कोर लेयर आगे से डिसाइड करती है कि ट्रैफिक जो है वो कहाँ जाएगी। तो ये तो हमने देखे अपने तीनों लेयर्स, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर्स। अब ये हायरार्किकल मॉडल की डिजाइनिंग के बाद अब हमने इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं। अब उन मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। सिस्को एंटरप्राइज मॉड्यूलर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क मॉड्यूल्स में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो मेन मॉड्यूल्स हैं। एंटरप्राइज कैंपस मॉड्यूल, एंटरप्राइज एज मॉड्यूल, सर्विस प्रोवाइडर एज और रिमोट मॉड्यूल। अब इन सब मॉड्यूल्स में जो हमारा कैंपस का एंटरप्राइज कैंपस मॉड्यूल है वो सबसे बड़ा है। आप देखें कि इसमें हमारे पास बिल्डिंग एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर जिन पे हमने अभी बात की थी वो सारे इसी के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर सर्वर फॉर्म डेटा सेंटर भी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फिर एज एंटरप्राइज एज जो कि हमारे कैंपस के एंटरप्राइज मॉड्यूल को बाकी डिफरेंट मॉड्यूल से कनेक्ट करती है। तो अब हम इन सब जितने भी हमने मॉड्यूल्स अभी देखे हैं इन सब को डिटेल में देखते हैं और इनके सारे सब मॉड्यूल्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एंटरप्राइज कैंपस मॉड्यूल। अब एंटरप्राइज कैंपस मॉड्यूल में हमने ये 3 चीज़ें तो देखी कि हमारे पास एक्सेस लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है और कैंपस कोर लेयर है। क्योंकि हमने हायरार्किकल डिज़ाइन देखा कि सबसे पहले जो ट्रैफिक का फ्लो होता है वो क्लाइंट के थ्रू एक्सेस लेयर पे होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे और फिर कोर लेयर पे। उसके अलावा कैंपस मॉड्यूल में हमारे पास है एज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो कि एंटरप्राइज कैंपस लेयर को एंटरप्राइज एज लेयर से कनेक्ट करती है। और हमारे पास है डेटा सेंटर मॉड्यूल जिसमें हमारे पास सारे एंटरप्राइज के इंटरनल सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर, वो सब इधर अटैच होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने पिछले आपको स्लाइड में बताया कोर लेयर के बारे में कि हमें स्पीड 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 कोर लेयर में बहुत तेज चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पीड हंग्री होती है कोर लेयर। वो इसलिए है कि आप देखें कि हमारे पास जो एक्सेस लेयर में जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको कोई भी रिसोर्स किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास 20-80 रूल है कि विद इन इस एक्सेस लेयर, विद इन उस थोड़ी सी बिल्डिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ 20% ऑफ द ट्रैफिक रहेगी, ज़्यादातर जो है वो तो बाहर जाएगी 80%। तो उसमें क्या होगा कि किसी भी क्लाइंट को कोई भी रिसोर्स लेने के लिए कोर से गुजरना पड़ेगा। अब अगर उसे इंटरनल डेटा सेंटर से कोई रिसोर्स चाहिए तो भी क्लाइंट की ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जाएगी, कोर लेयर में जाएगी, एंड देन इट फॉरवर्ड्स टू द
सर्वर सर्वर फॉर्म डेटा सेंटर की जो एक्सेस लेयर है उधर से और फिर सर्वर से होके वापस आएगी। अगर अगर एम्प्लॉयज ने पब्लिक सर्वर एक्सेस करना हो या डिफरेंट जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनसे कनेक्ट करना हो तो भी वो कोर लेयर से होकर एज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जाएगी एंड देन मेक इट वे फॉरवर्ड। सेकंड नंबर पर हमारे पास है एंटरप्राइज एज मॉड्यूल। अब एंटरप्राइज एज मॉड्यूल्स के आगे डिफरेंट सब मॉड्यूल्स हैं जिनमें के है ई कॉमर्स और डीएमजी, वैन मॉड्यूल और वीपीएन मॉड्यूल। अब मोस्ट ऑफ देम तो शायद आपने सुने हो, लेकिन ये डीएमजी क्या चीज है इसको देखते हैं और फिर इसके बाद इसके जो बाकी सब मॉड्यूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। डीएमजी, लेट्स से हमारे पास ये एक राउटर है, ये हमारी बाउंड्री है। बाउंड्री मीन ये है हमारा इंटरनल नेटवर्क और ये है आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब इंटरनेट। अब एक कंपनी है, लेट्स से abc.com, ये उसका इंटरनल नेटवर्क है। अब abc.com की वेबसाइट को अगर आपने एक्सेस करना हो फ्रॉम समवेयर इन द इंटरनेट, ये हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दो इंटरफेस बनाता हूँ। लेट्स से कि ये इसका इंटरफेस है सीरियल 0/0, ये इसका इनसाइड नेटवर्क है फास्ट ईथरनेट 0/0। हमने एक्सेस करना है कंपनी की वेबसाइट यानी उसका HTTP सर्वर। तो वो HTTP सर्वर हम कभी भी इनसाइड ऑफ द नेटवर्क नहीं लगाएंगे। वो इसलिए कि हम कभी भी किसी भी आउटसाइड बंदे को जो कि अनट्रस्ट जोन में से आ रहा है, हम इस जोन को अनट्रस्ट जोन भी कहते हैं, और ये जोन है हमारे पास ट्रस्ट जोन। तो किसी भी इंडिविजुअल को फ्रॉम अनट्रस्ट जोन हम ट्रस्ट जोन के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक और इंटरफेस इसका लेते हैं सीरियल 0/0। ये जाता है सर्वर डेटा सेंटर या सर्वर रूम की तरफ। जहां पे कि हम अपने पब्लिक सर्वर होस्ट करते हैं। सो वी कुड हैव अवर HTTP सर्वर, वी कुड हैव अवर DNS सर्वर, जो कि इंटरनेट पे बैठे लोग एक्सेस कर सकें। तो अगर मैंने यहाँ से abc.com को एक्सेस करना है, आई एम समवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, आई कम हियर फ्रॉम दिस इंटरफेस, ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड DMZ। इसका दूसरा नाम है डी मिलिटराइज जोन। हम किसी भी हाल में अनट्रस्ट को ट्रस्ट के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होगी, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। इसलिए हमने आउटसाइड ऑफ अवर नेटवर्क हमने एक जोन बना दिया, डी जोन, डी मिलिटराइज जोन, और उसके अंदर पब्लिक सर्वर रखे ताकि कोई भी इंटरनेट से आने वाला शख्स, इंटरनेट से आने वाली ट्रैफिक वो सीधी डी मिलिटराइज जोन में जाए और वहां से रिसोर्स एक्सेस करके उस बंदे तक पहुंचे, ना कि वो हमारे ट्रस्ट जोन के अंदर आके रिसोर्सेज को एक्सेस करे। इवन अगर ट्रस्ट जोन में भी अगर किसी एम्प्लॉय ने पब्लिक सर्वर को एक्सेस करना है तो वो भी डीमिलिटराइज जोन को इसी तरह ही एक्सेस करेगा। सो दिस इज व्हाट्स कॉल्ड DMZ। उसके बाद अपने इन बाकी सब मॉड्यूल्स को देखते हैं कि इन सब मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे इंटरनेट सब मॉड्यूल में we'll have devices like firewalls,
वेब सर्वर्स, HTTP सर्वर्स, FTP सर्वर्स, DNS सर्वर्स, ये सब हमारे पास इंटरनेट सब मॉड्यूल्स में होंगे। अब फायरवॉल्स जो हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी iOS बेस्ड, जो हमारे पास राउटर्स होते हैं वो भी फायरवॉल का कुछ काम जो है वो कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं iOS बेस्ड फायरवॉल्स। या फिर हम फायरवॉल इटसेल्फ, अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ASAs, या पिक्स, ये भी इंटरनेट सब मॉड्यूल में मौजूद होंगी। उसके बाद वी हैव सब मॉड्यूल कॉल्ड ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में भी हमारे पास अगेन होगा फायरवॉल्स, वेब सर्वर्स, intrusion prevention system and intrusion detection system. My favorite, my personal favorite. I love these devices, I love these things. ये क्या होती है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? किसी भी किस्म की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी अटैक अगर आपके नेटवर्क पर होता है तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ डिटेक्शन सिस्टम है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है किसी भी किस्म की वल्नरेबिलिटी, किसी भी किस्म का कोई स्पाईवेयर, कोई वायरस, किसी भी किस्म का अटैक डिटेक्ट करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और ये फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बता देता है कि भाई आपके नेटवर्क में फलां जगह पे मसला हो रहा है, ये फलां अटैक हो रहा है, पिंग ऑफ डेथ अटैक हो रहा है, ये स्पाईवेयर है, ये वायरस आया हुआ है, तो प्लीज गो एंड हैव अ लुक। उसके बाद हमारे पास है आईपीएस, जो कि है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या करता है? ये उस अटैक को, जो आईडीएस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है, उस अटैक को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है। अब एक आईपीएस जो होता है वो आईडीएस भी होता है, क्योंकि वो प्रिवेंट कैसे करेगा अगर वो डिटेक्ट नहीं करेगा? तो डिटेक्ट करेगा तो प्रिवेंट करेगा। तो आईपीएस जो है उसमें आईडीएस इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन जो आईडीएस होता है उसमें लाजमी नहीं है कि आईपीएस हो। वो आप हो सकता है कि सिर्फ एक चाह रहे हैं कि भी सिर्फ मुझे पता चल जाए कि अगर कोई अटैक हो, बाकी जो है वो मैं खुद ही उसको देख लूंगा, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद ही देख लेंगे भी उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। फिर हमारे पास नंबर 4 पर है एप्लीकेशन सर्वर, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एप्लीकेशन यूज हो रही होंगी, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो सर्वर होगा वो भी ई कॉमर्स मॉड्यूल में होगा। उसका अगला सब मॉड्यूल है वीपीएन सब मॉड्यूल। अब वीपीएन सब मॉड्यूल्स में भी हमारे पास होंगी फायरवॉल्स, एएसएस या पिक्सेस। सेकंड, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स, जो कि आजकल हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं आते। हम ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो एएसए होते हैं इनके अंदर आप वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर का मॉड्यूल लगा सकते हो, या इनके अंदर जो है वो आती हैं इटसेल्फ वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर। तो आजकल आप जो है वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर को सेपरेट उसे जो है वो यूज़ नहीं करते। और उसके बाद एज ए सेट आईपीएस आईडीएस, वो भी वीपीएन सब मॉड्यूल में यूज़ होती हैं। ये वीपीएन इसलिए भी कि हमारे पास ये जो टेलीवर्कर काम कर रहे हैं, जो हो सकता है कि घर से काम कर रहे हो, अब उन्होंने अगर इनसाइड द नेटवर्क अगर कोई चीज़, अब क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले तो दे कैन कम इनटू द नेटवर्क, आप उन्हें अलाउ कर सकते हो, लेकिन उनके आने के लिए वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें इंटरनेट को यूज़ करना पड़ेगा इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। सो व्हाट दे विल डू, वो एक आईपी सेक टनल बनाएंगे फ्रॉम देम टू द इंटरनल नेटवर्क। का जो राउटर होगा उसकी एक टनल बनेगी आईपी सेक, और वो सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड वो ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद वी हैव अ वैन मॉड्यूल, सब मॉड्यूल ऑफ एंटरप्राइज एज। अब वैन के अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं।
वी हैव फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी, वी हैव आजकल की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली MPLS टेक्नोलॉजी, वी हैव लीज लाइंस, वायरलेस वैन में इस्तेमाल होती हैं, DSL को वैन में इस्तेमाल करते हैं, दिस थिंग कॉल्ड मेट्रो ईथरनेट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी कूल थिंग, सोनेट एंड SDH वैन में इस्तेमाल होती हैं। मैं इन सब पे इधर बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे हमारे पास आगे आने वाले लेक्चर्स में एक पूरा लेक्चर है वैन का, उनमें हम इन सब टेक्नोलॉजीज को थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन सब पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ बताऊंगा कि ये सब टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम अपने इस वैन मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। हमने बात कर ली एंटरप्राइज एज मॉड्यूल की, अब देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर एज मॉड्यूल जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो है उसमें PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, इसको हम यूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइस ओवर IP के लिए। फिर हमारे पास है सर्विस प्रोवाइडर मॉड्यूल, सर्विस प्रोवाइडर वन, सर्विस प्रोवाइडर टू, वी कैन हैव वन सर्विस प्रोवाइडर, फिर हम वी कैन हैव टू सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिडंडेंट लिंक्स। सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन, अब सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस उसकी डिफरेंट प्रोवाइड करता है। यू कैन हैव, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एज राउटर है जहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ट्रैफिक जाएगी। वी कैन ओनली हैव वन लिंक टू द सर्विस प्रोवाइडर, और वी कैन हैव ड्यू लिंक टू अ सर्विस प्रोवाइडर। वी कैन ऑल्सो हैव दो डिवाइसेस, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक एक लिंक दोनों डिवाइसेस से, ताकि अगर एक डिवाइस जो है वो डाउन हो जाए तो दूसरी डिवाइस टेक ओवर कर ले प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स लाइक HSRP यूज करते हैं, VRRP यूज करते हैं, GLBP यूज करते हैं। redundancy protocols, then we can have, let's see, let's call this A, option B, option C, option D में we can have two devices, two service providers, एक एक लिंक दोनों की तरफ। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन जो हाईली रिडंडेंट है वो है दो डिवाइसेस, दो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वन, सर्विस प्रोवाइडर टू, और ड्यूल लिंक्स, और इन ड्यूल लिंक्स को हम रेक्टेंगुलर लगाएंगे। हम कभी भी एक सर्विस प्रोवाइडर को दो लिंक नहीं देंगे एक ही रूटर से, अगर हम ड्यूल कनेक्टिविटी इस तरह से करते हैं, ताकि अगर किसी भी रीज़न से हो सकता है ये सर्विस प्रोवाइडर ही डाउन हो जाए तो एटलीस्ट इस राउटर के पास अगर ये प्राइमरी है तो एक ऑप्शन हो के वो इस सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास वैन सर्विसेज होंगी, जो भी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में सर्विसेज मेंशन की थी, MPLS, फ्रेम रिले, ATM, वो सब भी इस मॉड्यूल्स में होंगी। एंड लास्टली वी हैव लास्ट मॉड्यूल्स जो कि है रिमोट मॉड्यूल। रिमोट मॉड्यूल्स के आगे से तीन सब मॉड्यूल्स हैं, एंटरप्राइज ब्रांच मॉड्यूल, एंटरप्राइज डेटा सेंटर और एंटरप्राइज टेलीवर्कर। एंटरप्राइज ब्रांच, बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस हो सकता है कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की 20, 30, 40 ब्रांचेस हों, उन सबको हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। एंटरप्राइज डेटा सेंटर जो है उस वो एक पूरा डेटा सेंटर का मॉड्यूल है जहाँ पे आपके सारे मोस्ट ऑफ द हो सकता है मैनेजमेंट सर्वर्स पड़े हों जो कि आपकी नेटवर्क की मैनेज देख रहे होंगे। फिर एंटरप्राइज टेलीवर्कर जो कि रिमोटली घर से काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि रिमोटली काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफिस में नहीं होते, उनके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल, और उनके लिए
वो एक अपनी उनके साथ उनके पास डिवाइसेस होती हैं, उनको यूज़ करके वो नेटवर्क को इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो आईपीसेक की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, आईपीसेक टनल को यूज़ करके इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टिविटी लेते हैं। हमने जितनी भी चीज़ें अभी देखी, हमने हायरार्किकल मॉडल देखा, हमने मॉड्यूल्स देखे और बहुत सारे मॉड्यूल्स के सब मॉड्यूल्स देखे। इन सब को एक दफ़ा रिवाइज करने के लिए, टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, मैंने एक ये डायग्राम निकाली है जो इन सब चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगी। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। तो लेट्स से हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 बिल्डिंग्स हैं। मेन बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर बिल्डिंग में एक्सेस लेयर है। ये इसकी एक्सेस लेयर जिसके साथ जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट हमारे पास आईपी फोन्स अटैच हैं जो पावर ओवर ईथरनेट से इन स्विचेस से पावर ले रहे हैं। एक्सेस पॉइंट्स अटैच हैं जो कि अगेन पावर ओवर ईथरनेट से पावर ले रहे हैं। फिर हर एक जो एक्सेस स्विच है वो ड्यूली कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से हर बिल्डिंग में। और उसके बाद क्योंकि वो ड्यूली कनेक्टेड है, स्पैनिंग ट्री भी रन हो रहा है उसमें। फिर हमारे पास मेन बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ जो लेयर 3 स्विच है उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस भी अटैच हैं जो कि आईपीएस अटैच है उसके साथ नैक डिवाइस अटैच है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल डिवाइस, वायरलेस लैन कंट्रोलर अटैच है और नेटवर्क एनालिसिस मॉड्यूल अटैच है। अब इन सब डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस का अपलिंक है कोर स्विच से बिल्डिंग 2 में। और ये कोर स्विचेस जो है ईथर चैनल बंडल के जरिए कोर कोर स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस से कनेक्टेड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस कोर स्विच से कनेक्टेड हैं, सॉरी। अब बिल्डिंग 2 में कोर डिवाइस है। फिर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो बिल्डिंग 8 में हैं और बिल्डिंग 2 में हैं। बिल्डिंग बाकी जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1, 3, 4, 5, 6, 7, उनमें सिर्फ एक्सेस स्विचेस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं जो कि आगे ट्रैफिक लेके जाते हैं कोर स्विच की तरफ, बिल्डिंग 2 की तरफ। अब बिल्डिंग 2 से यानी कि सबकी ट्रैफिक को बिल्डिंग 2 की तरफ आना पड़ेगा। तो बिल्डिंग 2 से फिर ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी डिपेंड ऑन कि वो किस मॉड्यूल में जाना चाह रहे हैं। अगर तो हम लोग एंटरप्राइज डेटा सेंटर मॉड्यूल यानी कि डिफरेंट सर्वर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो भी क्लाइंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो बिल्डिंग 2 में ही रहेंगे। बिल्डिंग 2 से वो इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पर आएंगे और जहां से फिर एक्सेस लेयर स्विचेस और हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। ये बताऊंगा कि मैंने पहले आपको बताया था एक्सेस लेयर स्विचेस में कि ड्यूल कनेक्टिविटी क्लाइंट्स में नहीं दी जा सकती, इसलिए कि उनके अंदर सिर्फ एक ही ईथरनेट पोर्ट होती है, एक ही निक कार्ड लगा होता है। जबकि सर्वर्स में ड्यूल कनेक्टिविटी दी जा सकती है क्योंकि वो दो निक कार्ड से अटैच होता है ताकि जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडंडेंसी। तो हर सर्वर जो है वो हर एक स्विच से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सर्वर के पास 4 अपलिंक्स हैं, फुल 100% रिडंडेंसी। हर सर्वर जो है वो चारों अपने ऊपर के स्विचेस से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से क्लाइंट्स को डेटा सेंटर सर्वर एक्सेस करने के लिए बिल्डिंग 2 में आना पड़ेगा और बिल्डिंग 2 से फिर वो डेटा सेंटर एक्सेस करेगा। अगर वो दूसरे मॉड्यूल यानी कि ई कॉमर्स मॉड्यूल या इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉड्यूल या रिमोट वीपीएन मॉड्यूल में आना चाह रहे हैं तो वो बिल्डिंग 8 की तरफ ट्रैफिक जाएगी। तो बिल्डिंग 8 की तरफ लेट्स से कि वो कंपनी की जो मेन वेबसाइट है उसको उन्होंने एक्सेस करना है, तो वो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो एक्सेस लेयर से बिल्डिंग 2 कोर लेयर से बिल्डिंग 8 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स में हमने जैसे बात की थी कि बहुत सी डिफरेंट डिवाइसेस होंगी हमारे पास, फायरवॉल होगी, हमारे पास ये आईपीएस आईडीएस के सिस्टम्स होंगे, डेटाबेस सर्वर्स होंगे, एप्लीकेशन सर्वर होंगे और वेब सर्वर होंगे। ये सब ई कॉमर्स में होगा और हम ये ई कॉमर्स मॉड्यूल में एक्सेस करेंगे। इसी तरह अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो यूट्यूब, फेसबुक या ऐसी कोई अपनी जो वेबसाइट है वो एक्सेस करना चाह रहा है तो भी
उसकी ट्रैफिक कोर स्विच में बिल्डिंग 2 में आएगी, बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 8 में, बिल्डिंग 8 से इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉड्यूल में जो भी राउटर है, फायरवॉल है, वहाँ से होके it will make its way to इंटरनेट, सॉरी, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, और फिर ये उनके इंटरनेट का कनेक्टिविटी का राउटर, और फिर उसकी अपनी जो है IPS IDS डिवाइसेस हैं, और हमारे पास पब्लिक सर्वर्स भी इसी मॉड्यूल में अटैच है, मेल सर्वर, DNS सर्वर, वेब सर्वर, और ये सारा मॉड्यूल हमारे पास इंटरनेट मॉड्यूल का होगा। फिर उसी तरह से हमारे पास जो टेली वर्कर हैं, जो घर पे काम कर रहे हैं, उनकी ज़्यादातर ट्रैफिक क्योंकि फ्रॉम होम होगी, तो वो सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। इंटरनेट से कनेक्ट होकर देयर आर टू डिफरेंट वेज, आइदर वो सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए इंटरनेट में जा सकते हैं, या वो उनकी जो वॉइस ट्रैफिक है वो PSTN के ज़रिए हमारे नेटवर्क के रिमोट एक्सेस एंड VPN मॉड्यूल में आएगी, और वहाँ से वो इंटरनल एक्सेस ग्रांट उनको होगी। इसी तरह हमारे पास वैन के जो सोल्यूशन है वो बिल्डिंग 8 में इंस्टॉल्ड हैं। जो भी सोल्यूशन होगा, हो सकता है वो MPLS हो, फ्रेम रिले हो, जो भी सोल्यूशन हो, वो बिल्डिंग 2 कोर से लेकर बिल्डिंग 8 में ट्रैफिक आएगी, और बिल्डिंग 8 से फिर आगे वो ISP के डिफरेंट राउटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ड्यूल कनेक्टिविटी है, 2 लिंक्स हैं 2 सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, और फिर ये हमारे पास MPLS का नेटवर्क है सर्विस प्रोवाइडर में, और ये नेटवर्क जो है हमारी डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको आपस में कनेक्टिविटी देता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, जो भी अभी तक हमने बात की, जिसमें हमने एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर स्विच यानी कि सिस्को का हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो है उसको देखा, और फिर हमने उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स देखे, और फिर हमने उसकी एक एग्जांपल देखी कि वो मॉड्यूल्स और ये हायरार्किकल सिस्को का जो नेटवर्क मॉडल है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर के एंड पे आई शुड मेक यू फील हैप्पी, आई शुड मेक यू फील अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दीज कॉन्सेप्ट्स, और अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।